सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। नशे का सुरूर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था और मेरे पहलू में माँ रुख बिखरी पड़ी थी, लेकिन मुझे कालका की आवाज सुनाई दी और मैंने ज़हन पर जोर देकर उस राज को जानने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। बेखुदी की कैफियत कुछ और शिद्दत इख्तियार कर गई और मैंने नशे की हालत में लहरा कर माँ रुख के फूल जैसे महकते जिस्म को अपने बाजुओं के हिसार में पूरी शिद्दत से समेट लिया और उसके बाद मुझे किसी बात का होश नहीं रहा। हर तरफ जैसे ख्वाबनाक गुप्त अंधेरे फैल गए थे और उन अंधेरों में कालका और माँ रुख की सांसों की मिली जुली महक भी शामिल थी, जो मेरी बेखुदी की कैफियत को बढ़ा रही थी। दोबारा मुझे होश आया तो मैं अपनी कार में मौजूद था, जो घर की जानब रवा दवा थी। गुजरी हुई बातें मुझे ख्वाब लग रही थीं, लेकिन जब मैंने बैरूनी माहौल को बरकी नगमों से जगमगाते देखा तो चौंक उठा और मैंने बौखला कर अपनी दस्ती घड़ी की जानब देखा। जब मैं दफ्तर से रवाना हुआ था उस वक्त 5 बजे थे, लेकिन इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। करीम ड्राइविंग सीट पर मौजूद था और हस्बे मामूल पूरी तरह चाको चुबंद नजर आया। मेरी उलझन बढ़ने लगी और मेरे ज़हन पर नशे का मामूली सा खमार अभी तक था। जो कुछ हुआ था वो ख्वाब नहीं, एक बेहानक हकीकत थी और मैंने इस हकीकत को मालूम करने की खातिर करीम से पूछा, हम दफ्तर से कब रवाना हुए थे? और मैंने वक्त पर गौर नहीं किया था साहब, लेकिन हम दफ्तर से सीधे कोठी ही की जानब रवां दवा हुए हैं। शहबाज, कालका की आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे ड्राइवर का जहन उस वक्त तक मेरे कब्जे में रहेगा जब तक तुम घर नहीं पहुंच जाते। उसके बाद भी अभी ये याद नहीं रहेगा कि तुम रास्ते में कहाँ रुके थे। कालका, मैंने धड़कते हुए दिल से शिकवा किया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। झूठ मत बोलो शहबाज, वो बड़े प्यार से बोली। क्या तुमने खुद इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था कि तुम मेरे मंदर शरीर को करीब से छू कर महसूस करना चाहते हो? मैंने तो केवल तुम्हारी इच्छा पूरी की है। 2 प्रेमों की आत्माओं का बंधन और शरीर का मिलाप कोई पाप नहीं होता। अग्नि को बुझाना तो पुण्य होता है और शास्त्रों में यही लिखा है। लेकिन जो कुछ हुआ है वो मेरे नजदीक भूल जा शहबाज खान, अब इन बातों से कोई फायदा नहीं। कालका ने मैनिखेत अंदाज में कहा, जो समय बीत गया है वो अब वापस नहीं आ सकता। कालका पहले भी तुम्हारी थी और अब भी तुम्हारी है। पाप और पुण्य के चक्कर में मत पड़ो, ये धर्मात्माओं की सोच विचार की बातें हैं। और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सख्ती से होंठ भींच लिए और फिर यकलख्त किसी फौरी ख्याल के तहत मैंने चौंक कर संदली अंगूठी की जानब देखा और मेरा दिल धक से रह गया। कंबल पोश बुजुर्ग की दी हुई संदली अंगूठी मेरे हाथ में मौजूद थी, लेकिन उसका रंग गहरा सुर्ख हो गया और रंग की ये तब्दीली मेरे ख्याल के मुताबिक कोई नेक अलामत नहीं थी। शायद नेक दिल बुजुर्ग मुझसे खफा हो गए थे और वो करामाती अंगूठी मेरे लिए बहुत कार आमद थी। गालबन मुझसे जो गुनाह सरजद हो चुके थे उसके जुर्म की पादाश में सफेद रेश बुजुर्ग के गुस्से की शिद्दत ने उसका रंग तब्दील कर दिया। उस अंगूठी की बदौलत कालका और लेडी मकलानस दोनों मेरे दिल की गहराइयों में झांकने से कासर थीं। वो दोनों ही इस राज को पा लेने की खातिर सर तोड़ कोशिशें कर रही थीं और जिसने उनकी रसाई मेरे दिल के नहा खानों तक नामुमकिन बना दी। वो अंगूठी हर वक्त मेरे दिल के नहा खानों तक उंगली में हर वक्त मेरी मौजूद रहती, लेकिन उसके बावजूद कोई दूसरी नजर उसे देखने से कासर थी। और बुजुर्ग ने मुझे सख्ती से ताकीद की थी कि इसके बारे में कहीं भी अपनी जुबान हमेशा बंद रखूं। और इसी अंगूठी के जरिए मैंने सबसे पहले दावर को जलाकर खाक किया था और वो बहुत पहले मर चुका। वो अंगूठी खुदा के एक बरगजीदा बुजुर्ग का अतिया थी, लेकिन मैंने गुनाह के दलदल में फंस कर शायद उसकी तासीर कम कर दी थी या शायद बिल्कुल ही खत्म कर दी। नेकी और बदी में स्याह और सफेद
और सवाब व गुनाह में जमीन आसमान का फर्क होता है, और मैं गुनाह का मुर्तकिब हुआ था। इसलिए संदली अंगूठी की रहमानी कुव्वतों को जलाल आ गया था, जिसने अपनी रंगत हैरत अंगेज तौर पर तब्दील कर ली थी। मैं बहुत देर तक गुजरे हुए वाकयात के बारे में सोचता रहा और मैं दफ्तर से सीधा घर जाने के इरादे से उठा था, लेकिन शदीद गनूदगी की असरात ने मुझे आंखें बंद कर लेने पर मजबूर कर दिया, और फिर आंख खोली तो मैंने खुद को माहरुख की ख्वाबगाह में पाया। शायद कोई तागूती कुव्वत मेरे जहन को कंट्रोल कर रही थी, जिसके पेश नजर मैं शराफत की तमाम हदूद को एक जहन्नम में फैलांग गया। शराब और शबाब ने मिलकर मेरे अंदर की शैतान को बेवाह कर दिया। मारूख किसी खुली किताब की तरह मेरी बाहों में थी। मैं और उसकी कालका की मिली जुली आवाजों को सुन रहा था, और मुझे याद आया कि कालका ने मुझसे फरमाइश की थी कि मैं कभी कभी मारूख की तरफ हो आया करूं, और वो बराह रास्त मेरी आगोश की जीनत नहीं बन सकती। लेकिन मारूख के रूप में उसके जिस्म पर कब्जा जमाने के बाद वो दो असल की लذ्ज़तों से सरशार हो सकती थी, और मुझसे जो गुनाह सरजद हुआ उसमें कालका की पुर इसरार कुव्वतों का भी दखल था। उसने मुझसे ये भी इंकशाफ किया था कि मारूख ने मुझे अगवा कराने के बाद बेहोशी की हालत में कुछ ऐसी शर्मनाक तस्वीरें बना ली थी जो अगर मंजरे आम पर आ जाती तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। मेरे जहन में गर्म हवाओं के तूफानी झक्कर चल रहे थे और मेरी निगाहें संदली अंगूठी पर जमी हुई थी। जो कुछ बीत चुका उसमें कालका की खबास्तों का भी दखल था। उसने यकीनन किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत मेरे खिलाफ कोई बहुत गहरी चाल चली, और मुझे लेडी मकलानस का ख्याल आया जो नाकाबिले यकीन कुव्वतों की मालिक थी। आखिरी मुलाकात ने उसे मुझे मोहतात रहने और फूंक फूंक कर कदम उठाने की तलकीन की थी, मगर जो कुछ हो चुका उसमें मेरे इरादों को कोई दखल नहीं था। जो कुछ नादीदा कुव्वतों ने मेरे सोचने समझने की कुव्वतों को यकसर मुअत्तल कर दिया, जिसमें कालका का हाथ यकीनी शामिल था, और उसने बजाते खुद उसका इकरार भी किया कि उसने अपनी प्यास बुझाने की खातिर मेरे साथ एक खतरनाक खेल खेला था। मैंने किसी ख्याल से अपने ड्राइवर को मुखातब किया, हम दफ्तर से किस वक्त से उठे थे, और मैंने पहले ही अर्ज किया था साहब कि मैंने वक्त पर गौर नहीं किया। क्या मैं रास्ते में किसी काम से रुका था? जी नहीं, करीम ने कहा, और फिर बीक वरूमरन में मुझे देखते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि आपकी तबीयत इस वक्त ठीक नहीं। क्या मतलब? यही सवाल आप कुछ देर पहले भी कर चुके हैं। हाँ, दरअसल मुझे रास्ते से कुछ जरूरी चीजें खरीदनी थी, मैंने बात बनाते हुए कहा। शायद मैं भूल गया, हो सकता है तुम नदीम को कब से जानते हो? मैंने अपने ज़हन को हटाने की खातिर सवाल किया। ज्यादा पुरानी मुलाकात नहीं साहब, लेकिन वो बड़े नेक और मेहरबान आदमी हैं। क्या तुम बहसीयत ड्राइवर नदीम के साथ भी काम कर चुके हो? आपका अंदाजा दुरुस्त है, करीम ने जवाब दिया। मैं तकरीबन 1 महीने तक उनके लिए ड्राइवर की खिदमत अंजाम दे चुका हूँ, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। शहबाज खान, कालका की आवाज मेरी कुव्वत समाज से टकराई। अपने ड्राइवर को खरीदने की कोशिश करके तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मैंने कहा था कि उसे कुछ याद नहीं रहेगा। एक बात पूछूं कालका, मैंने लगावट का इजहार किया। पूछो। क्या ये हकीकत है कि जब मारूख मेरी आगोश में थी तो तुमने उसके जिस्म पर कब्जा जमा रखा था? हाँ, मैं इनकार नहीं करूंगी, वो खमार आलूद लहजे में बोली। तुम्हें हासिल करने के लिए इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। तुमने कहा था कि कोई पुर इसरार कुव्वत मेरी मदद कर रही है, मैंने संजीदगी से कहा। वही ताकत जिसने दावर कोमल और फिर मोहनी को जलाकर राख कर दिया था। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वो शक्ति अब भी तुम्हारे अंदर मौजूद है, लेकिन वो तुम्हारे सिलसिले में कार आमद नहीं हो सकी। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारा शरीर जिस शरीर से टकराया था वो मेरा नहीं, मारूख का था। मैंने केवल उसके मन पर काबू किया था। क्या ये हकीकत है कि मारूख ने मुझे अगवा करने के साथ? मैंने गलत नहीं कहा था, कालका ने तेजी से कहा, और वो जब चाहे तुम्हें ब्लैकमेल कर सकती है। क्या इस सिलसिले में तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती? मैंने उसे उकसाने की कोशिश की। मैं जानता हूं कि तुम महान शक्ति की मालिक हो। तुम अगर चाहो तो मारूख के कब्जे में मौजूद ऐसी तमाम चीजों को गायब कर सकती हो जिनकी वजह से मेरी इज्जत और शोहरत को नुकसान पहुंच सकता है। मैं खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकती, कालका ने एक सर्द आह भरकर कहा। बहुत दिनों बाद तुम्हारा
तुम्हारी सुंदर बाहों में सिमट कर अपने सपने पूरे करने का मौका मिला है और मैं उसे गंवाना नहीं चाहती। अगर मैं वादा कर लूं कि सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं मारुख से मिलता रहूंगा तो मैं तुम्हें वचन देती हूं कि ऐसी सूरत में मारुख तो क्या, उसके बड़े भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्या तुमने वो तस्वीरें देख रखी हैं? मैंने दबी जुबान में पूछा। ना देखती तो तुम्हें हासिल करने का तरीकाकार मेरे जहन में कैसे आता। लेकिन चिंता मत करो शहबाज खान, जब तक कालका रानी तुम्हारे पास है उस वक्त तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं कि मैं बराह रात तुम्हारे जिस्म से खेल सकूं? और मेरे लहजे में हसरत थी। अभी उसका समय नहीं आया, फिर मेरी एक ख्वाहिश और पूरी कर दो। मैंने लेडी मैकलानस के दावे की तस्दीक करने की खातिर कहा, तो मुझे अपनी सुंदर मूर्ति ला दो, मैं उसे देख कर ही अपना मन बहला लिया करूंगा। जब कालका तुम्हारी अपनी है तो तुम उसको अपनी आंखों से देख सकते हो, तो फिर पत्थर की बेजान मूर्ति का क्या करोगे? मैं उसे अपनी ख्वाबगाह की जीनत बनाकर रखूंगा। शहबाज खान, अचानक कालका के लहजे में इंतकामी जज्बे बेवार हो गया और मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मूर्ति का सवाल क्यों कर रहे हो। सफेद चमड़ी वाली बुढ़िया तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है। उसी ने तुम्हारे मन में यह बात बिठाई है कि मेरी मूर्ति उसके कब्जे में है और बहुत जल्द मेरी आत्मा को भी काबू कर लेगी। हाँ, उसने यही कहा था, मैंने सादगी से जवाब दिया। ज़बानी जमा खर्च करने से कुछ हासिल नहीं होता। कालका का लहजा और सफाक हो गया। समय का इंतजार करो, वो दिन दूर नहीं जब मैं उस कलंकनी का सर काट कर तुम्हारे सामने इस तरह पेश करूंगी जिस तरह उस बूढ़ी वेश्या ने पंडित बंसीदार का पुत्र सर उसके तन से जुदा करके तुम्हारे सामने पेश किया था। कालका, मैंने बड़ी अपनायत का इजहार किया। उस बूढ़ी सहारा के मुकाबले में तुमने मेरी हमेशा ज्यादा सहायता की है और मुझे नहीं मालूम कि मेरे अंदर कोई ताकत है कि नहीं, लेकिन जो हालात पेश आ चुके हैं उससे यही जाहिर होता है कि कुदरत ने मेरे अंदर कोई कुव्वत पैदा कर दी है। तुम कहो तो मैं लेडी मैकलानस से किसी बहाने टकरा कर उसका क्रियाक्रम भी कर दूं। इस ख्याल को मन से निकाल दो। कालका ने बदस्तूर संजीदगी से कहा, वो तुम्हारे बस का रोग नहीं है। अगर उसे शुबा भी हो गया कि तुम उसके बारे में ऐसा सोच रहे हो तो वो तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। कालका, मैंने सहमे हुए लहजे में कहा, क्या उस वक्त भी वो हमारी बातें सुन रही होगी? नहीं, मैं उस पापी के साये से भी चौकन्नी रहती हूँ। इसीलिए जब तुम्हारे पास आती हूँ तो तुमसे बातें करती हूँ तो अपने और तुम्हारे चारों ओर मंडल खींच देती हूँ जिसके अंदर उसकी शक्ति दाखिल नहीं हो सकती। क्या मोहिनी की तरह तुम मुझे कोई ऐसा मौका फराहम नहीं कर सकती कि मैं उस बुढ़िया से टकरा जाऊं? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती मेरे प्राणनाथ, कालका ने मस्ती भरी आवाज में जवाब दिया। तुम मेरी चिंता मत करो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही ख्याल शंकर और मोहिनी का भी था, लेकिन तुमने उनके तमाम जंतर मंतर तोड़ दिए थे। मैंने जज्बाती अंदाज इख्तियार किया। तुम्हारी खातिर मैं अपनी जिंदगी भी दाव पर लगा सकता हूँ और मैं फिर तुमसे बहुत जल्द मिलूंगी, कालका ने सपाट अंदाज में जवाब दिया। और फिर हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई और मेरी नजरें एक बार फिर संदली अंगूठी पर पड़ी जिसका रंग सुर्ख रंग और गहरा होता जा रहा था। उसी रात मुझे एक बार फिर नदीम के साथ कसीनो जाना पड़ा। वो बड़ी शिद्दत से मेरा मुंतज़िर था और मेरा ख्याल था कि वो मेरे देर से घर आने की वजह जरूर दरियाफत करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुमकिन था कि लोगों ने उसे पहले ही हालात से बाखबर कर दिया हो। उसके तलकात चौका अब भी सियासी और कारोबारी बुनियादों पर मारुख और सुलेमान शाह से बरकरार थे, इसलिए यकीनन उसे मेरे वहां जाना नागवार नहीं गुजरा होगा। लेकिन शायद उसे उन अंदरूनी हालात का इल्म ना हो सका हो जो मुझे पहली दफा पेश आए। नदीम ने मुझे आरफा और नसीम के बेहद इसरार पर बेमुश्किल मुझे खाने की इजाजत दी। मैं नहा धोकर लिबास तब्दील करने के मूड में था, लेकिन नदीम ने मुझे उसकी इजाजत नहीं दी। खिलाफ तवक्का वो बहुत ज्यादा संजीदा नजर आया। कसीनो की सिमत जाते वक्त ड्राइविंग करते हुए भी उसकी निगाहें सामने सड़क पर मरकूज थीं और वो किसी गहरी सोच में मुस्तगर्क दिखाई दिया। मामला क्या है? मैंने थोड़ी देर के बाद पूछा। हमें आज फजलू के साथी से दो टोक बात करनी है। तुम्हारा इशारा गालबन रहीम बख्श की तरफ है, लेकिन क्या तुम्हारे ख्याल में दो बोशन के खिलाफ जुबान खोल देगा? अगर उसने तावन से इनकार किया तो उसका अंजाम फजलू से ज्यादा भयानक होगा। उसका अंदाजा तुम्हारे तेवर ही बता रहे हैं, लेकिन उन्हें खरीदे हुए कारिंदों की मौत से
भूषण की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? मैंने संजीदगी से कहा। खान जाबर, बहराम और टाइगर भी उसके खास आदमी थे, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी जगह दूसरों ने संभाल ली, और रहीम बंगश के बाद भी यही कुछ होगा। मेरा ख्याल है कि राजन की मौत से हमें ज्यादा नुकसान हुआ है। वो अगर जिंदा रहता तो मैं उसे आसानी से तोड़ सकता था। नदीम संजीदगी से बोला। उसने अपनी जिंदगी की इब्तिदा लड़कियों की वाली की सी, और ऐसे आदमी रुपए की चमक दमक के आगे ज्यादा देर नहीं ठहरते। क्या उसे तुम्हारे आदमियों ने नहीं मारा? कुछ अहम अफराद अब भी मेरी लिस्ट पर मौजूद हैं। नदीम ने राजन के सिलसिले में मेरे सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा। हो सकता है कि उनमें से कोई एक ना एक हमारे काम आ जाए। तुमने आज मेरे देर से वापसी का सबब नहीं पूछा। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की, इसलिए कि तुमने भूषण के सिलसिले में अब जो रास्ता इख्तियार किया है वो ज्यादा मुनासिब है। क्या मतलब? मारूख और सुलेमान शाह दोनों बड़े काम के आदमी हैं। ऐसे बाअसर लोगों से हमेशा बनाकर रखनी चाहिए। क्या मैं करीम के बारे में तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है कि वो एक काबिल एतमाद और कार आमद आदमी है। उसके अलावा और कुछ और क्या मालूम करना चाहते हो? क्या वो मारूख और सुलेमान शाह से भी वाकिफ है? मेरा ख्याल है कि नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं समझा नहीं। मैं भी अभी उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने दीदा दानिस्ता कदरे दुरोगोई से काम लेते हुए कहा। दफ्तर से ऑफ होने के बाद मैंने उसको सिर्फ सुलेमान शाह की कोठी चलने को कहा था, और उसने पता पूछे बगैर मेरे हुक्म की तामील कर दी। इसमें ऐसी तजुब की क्या बात है? सुलेमान शाह बहरहाल एक मारूफ आदमी है। हो सकता है कि करीम ने कहीं आते जाते उसकी कोठी देखी हो और उसका पता उसके ज़हन में महफूज हो। मैंने नदीम का भगोर देखा। वो जो कुछ कह रहा था बड़ी संजीदगी से कह रहा था। कसीनो पहुंचकर उसने अपने खास आदमियों से बिजनेस के मुतल्लिक कुछ सवाल किए, और फिर खुफिया रास्ते से उस जमीन दोस्त कमरे में पहुंच गया जहां रहीम बंगश उस वक्त भी 3 मसला नकाबपोशों के दरमियान घिरा बैठा था। लेकिन आज उसकी हालत बहुत मुख्तलिफ थी। उसके होंठ खासे मतवरम नजर आए। चेहरे पर दोनों जानब मुतअद्दिद नीले नीले धब्बे मौजूद थे, और पेशानी की जिल्द एक दो जगह से फटी फटी नजर आई, जिससे बहने वाला खून वहीं जमकर रह गया। वो नंगे फर्श पर अपने जिस्म को समेटे बाएं करवट लेटा हल्के हल्के कराह रहा था। शायद उसे राह रास्त पर लाने की खातर नदीम के आदमियों ने पहले ही से उसकी अच्छी खासी खातर तवाज़ा कर रखी थी। कदमों की आहट सुनकर वो खुद ही कराहता हुआ उठ बैठा। उसकी हालत खासी अबतर नजर आ रही थी, और जिसका एहसास उसकी आंखों के तासरात से छलक रहा था। अब तुम्हारा क्या जवाब है? नदीम ने उसे घूरते हुए सर्द लहजे में सवाल किया। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि तुम्हारा ख्याल ठीक हो, लेकिन यहाँ जो मौत नसीब होगी वो ज्यादा तकलीफदा और अजियतनाक होगी। मैं भूषण के बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो इस शहर का सबसे ज्यादा शरीफ बदमाश है। रहीम बंगश ने थोड़े तवक्कुफ के बाद जवाब दिया, और फजलू बराह रास्त उसी का आदमी था। लेकिन मेरे पास वक्त कम है रहीम बंगश। नदीम ने उसे खामोश होता देखकर सफाक अंदाज में जवाब दिया। क्या तुम पसंद करोगे कि मैं फिर तुम्हें 24 घंटों के लिए अपने आदमियों के रहमो करम पर छोड़ दूं? नहीं नहीं, वो खौफजदा अंदाज में बारी बारी तीनों मसला नकाब पोशों को देखते हुए रहम तलब नजरों में बोला। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब मरना ही मुकद्दर में लिखा है तो फिर तनहा मरने से क्या फायदा। गुड, तुमने सही रास्ते पर चलने का दुरुस्त फैसला किया। कमरे में एक लम्हे तक गहरी खामोशी तारी रही, और फिर रहीम बंगश ने कहा, मैं बशीरा माची का आदमी हूँ। फजलू ने उसी के जरिए मुझे अपने साथ शामिल होने पर मजबूर किया था। मुझसे कहा गया कि जरूरत पड़ने पर मुझे एक कोठी में नकब लगाने की खिदमत अंजाम देना होगी, लेकिन वहां सूरत हाल कुछ और हो गई। तुम्हारे साथ कुल कितने आदमी थे? नदीम ने सवाल किया। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि इसलिए कि मैं फजलू का साथ था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहां फजलू के 3-4 साथी और भी थे। बशीरा माछी के कारोबार के सिलसिले में तुम क्या कहोगे? उसकी हैसियत मछलियों की बस्ती में हलाकू खान से कम नहीं, रहीम बंगश ने कराहते हुए जवाब दिया। इससे पहले कि वहां राजन की हुकूमत थी और बाद में राजन को बस्ती छोड़ देना पड़ी, कोई खास वजह? हाँ, वो पुलिस और कस्टम वालों की नजर में आ गया था। अगर उनके हाथों पकड़ा जाता तो शायद उस वक्त 10-12 साल कैद बामशक्कत की सजा भुगत रहा होता। उसके चले जाने के बाद अब बशीरा माची ने उसकी जगह संभाल ली है, और बस्ती के सारे लोग उससे खौफजदा रहते हैं। किसी को मुआफ कर देना उसके असूल के खिलाफ है।
किसी पर शुबा हो जाना ही बहुत है। उसके बाद बशीरा के साथी उस मुश्तबा शख्स को बड़ी बेदर्दी से टुकड़े टुकड़े करके समुंदर में मछलियों के लिए चारे के तौर पर डाल देते हैं। और कुछ मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि पहले राजन और बशीरा माछी किसी बड़ी पार्टी के लिए नशा आवर चीजों और हीरे जवाहरात की स्मगलिंग का धंधा करते हैं। और मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि वो बड़ी पार्टी बोशन ही की हो। मछीरों की बस्ती में तुम क्या ड्यूटी अंजाम देते थे? ज्यादातर पुलिस और कस्टम पार्टी के अफराद पर नजर रखना और मेरे जिम्मे है। वैसे एक दो बार बशीरा माछी मुझे नाजायज माल के साथ खलीज भी भेज चुका है, रहीम बंगश ने कहा। और मुझे मंजिल पर पहुंचने के बाद अपनी लांट से उतरकर साहल पर कदम रखने की इजाजत नहीं थी। कोई मखसूस आदमी पहले से तयशुदा किसी खास निशानी या खास जुमले का हवाला देकर अपनी शिनाख्त कराता था, जिसके बाद माल उसके हवाले कर दिया जाता। और हाँ, वहां की रकम कौन वसूल करता है, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं। क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि नाजायज तजारत का माल किस दिन खलीज की तरफ रवाना किया जाता है? इसके लिए कोई खास दिन मुकर्रर नहीं। हमें माल की रवानगी के सिर्फ 2 घंटे पहले उसकी इतला मिलती थी और हम खोजियों की तरह बस्ती की चारों तरफ फैल जाते। लेकिन एक बात मैंने अक्सर नोट की, स्मगलिंग का माल हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन बाहर तड़ी पार किया जाता था। क्या राजन की बस्ती से हट जाने के बाद भी पुलिस या कस्टम के किसी पार्टी ने बस्ती में रेड की थी? नहीं। तुम्हें इस बात का इल्म है कि माल किस घाट से और किस लांच से रवाना किया जाता है? नहीं, उसकी इतला रवानगी से पहले लांच की नाखुदा को भी नहीं होती। जो कुछ होता है उसका इल्म सिर्फ बशीरा माछी को होता है, जो ऐन वक्त पर किसी नाखुदा और लांच का इंतखाब करता है। क्या तुम स्मगलिंग का माल पकड़वाने में मेरी मदद कर सकते हो? वादा नहीं करता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। रहीम बंगश की निगाहों में उम्मीद की एक महोम सी किरण नमूदार हुई और फिर वो खौफजदा अंदाज में बोला, लेकिन शायद अब बशीरा माछी मुझे काबिल एतबार ना समझे। वो फजलों की मौत के बाद से मेरी तरफ से खटक गया होगा। रिस्क लेने में क्या हर्ज है, नदीम ने कहा। तुम अपने बच निकलने के बाद बहुत सारे बहाने भी कर सकते हो। तुम्हारे जिस्म पर खतर नजर आने वाली ये चोटें इस बात की गवाही देंगी कि फरार होने से पहले तुमको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। वो तो ठीक है, लेकिन क्या? नदीम ने उसे तेज नजरों से घूरा। बशीरा माछी एक नंबर का हरामी आदमी है। अपने बाप को भी कसौटी पर परखे बगैर उस पर एतबार नहीं करता। अगर उससे मेरी जात पर शुबा हो गया तो शायद मेरा अंजाम भी वही हो जो दूसरे मुश्तबा अफराद का होता है। फिर तुम्हारा क्या फैसला है? नदीम ने सपाट लहजे में कहा। क्या हम तमाम जिंदगी तुम्हारी मेजबानी के फराइज अंजाम देते रहेंगे? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, उसने थोड़े तवक्कुफ से जवाब दिया। मुझे जिंदगी बचाने की खातिर एक चांस तो लेना होगा, और मेरा ख्याल है कि अब तुमने एक अक्लमंदी का फैसला किया, नदीम ने कहा। तुम्हारी जीत या हार का इन्हसार तुम्हारी अपनी अक्लमंदी या हमाकत पर मुनहसर होगा, लेकिन बहरहाल मेरे 1-2 आदमी तुम्हारी निगरानी करते रहेंगे। बशीरा माछी की इजाजत के बगैर उस बस्ती में कोई अजनबी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये सोचना मेरा काम है। तुम अपनी बात करो, मैं तैयार हूं, लेकिन आपको बर वक्त इतला देने का तरीका कार क्या होगा? पहले तुम इस बात पर अच्छी तरह गौर कर लो कि गद्दारी करने की सूरत में तुम्हें मेरी तरफ से क्या सजा मिल सकती है। भयानक मौत, रहीम बंगश ने होंठों पर जुबान फेरते हुए जवाब दिया। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का खतरा ज्यादा है कि वो वालिदुल हराम मुझसे ये जरूर पूछेगा कि मुझे किस पार्टी ने अगवा किया था। तुम इसका जवाब निहायत आसानी से दे सकते हो, नदीम ने कहा। तुम और फजलू पांडे के बंगले पर गए थे, जहां तुम्हारा टकराव पांडे के आदमियों से हो गया और फजलू पकड़े गए, और फजलू अपनी जिद पर अड़ा रहा इसलिए मारा गया, लेकिन तुम किसी न किसी तरह फरार हो गए। यही बहाना मुनासिब रहेगा, लेकिन आपको बर वक्त किसी बात की इतला देने का तरीका क्या होगा? जब ऐसा मौका पेश आए तो तुम अपनी दस्ती घड़ी में मुंह करके करीब लाकर मुझे पैगाम दे सकते हो। नदीम ने जेब से वही दस्ती घड़ी निकालकर रहीम बंगश के हवाले करते हुए कहा, जो मैं पहले दिन उसकी कलाई पर देख चुका था। समझ गया, रहीम बंगश ने दस्ती कलाई घड़ी कलाई पर बांधते हुए कहा। इसमें कोई हाई पावर का ट्रांसमीटर भी खुफिया तौर पर फिट कर दिया गया है। उसके अलावा एक नन्ही सी और भी है। नदीम ने मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराते हुए सर्द अंदाज में जवाब दिया। तुम्हारी मौत भी इसी के अंदर बंद है।
मेरे एक इशारे पर यही घड़ी तुम्हारे जिस्म के टुकड़े भी फिजा में बिखेर सकती है। रहीम बंगश ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। एक बात और ज़हीन नशीन कर लो, अगर तुमने इस घड़ी को हाथ से उतारने की कोशिश की या और चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम बड़ा हौलनाक साबित होगा। हाँ, मुझे एहसास है अब दोनों तरफ से मौत है, मेरा ताक़ुब करेगी। रहीम बंगश के लहजे से मायूसी टपक रही थी और फिर अचानक किसी ख्याल के तहत चौंक कर बोला। राजन की बस्ती छोड़ जाने के बाद दोबारा किसी पुलिस या कस्टम वाली ने इधर का रुख नहीं किया और मुखबरी के शक में बशीरा माची कई बेगुनाह लोगों को खत्म करा चुका है। क्या कहना चाहते हो? मेरा ख्याल है कि अगर नाजायज तजारत का माल बोशन ही का होता है तो फिर अब कोई उस पर हाथ डालने की कोशिश नहीं करेगा, और मैंने यही सुना है कि बोशन की पहुंच दूर तक है। ऐसी सूरत में अगर मुखबरी की इतला नाकाम साबित हुई तो फिर बशीरा माची का अजाब मेरे सिवा किसी और पर नाज़िल नहीं होगा। रहीम बंगश ने कहा, और मैंने कई साथियों की जुबानी सुन रखा है कि बोशन मुट्ठी गर्म करने के सिलसिले में खासा फयाज वाकया हुआ है। वो अफसर भी मुअत्तल किया जा चुका है जिसने पहली बार बस्ती पर रेड करने की कोशिश की थी। ऐसी सूरत में पुलिस और कस्टम का ख्याल है अपने ज़हन से निकाल दो। नदीम ने तेजी से कहा, हम जिस मामले में हाथ डालते हैं उसे किसी और एजेंसी के हवाले नहीं करते, खुद शिकार करने और खुद ही चुका कर करने के आदी हैं। फिर ठीक है। रहीम बख्श ने इत्मीनान का सांस लिया। कुछ देर बाद हमारे आदमी तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक ऐसे मकाम पर छोड़ जाएंगे जहां से मच्छरों की बस्ती तक पहुंचने में कुछ ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। और हाँ, एक बात याद रहे कि तुम बशीरा माची को सिर्फ यही तासर दोगे कि तुम्हें और फजलू को पांडे के आदमियों ने दबोच लिया था। मैं समझ रहा हूँ। और जवाब में नदीम ने रहीम बंगश को बड़ी सफाक नजरों से घूरा और फिर मुझे साथ लेकर ऊपर अपने ऑफिस में आ गया, जहां बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूंछों वाला एक खुशपोश जवान पहले से मौजूद था। 3 पीस सूट में बज़ाहिर वो किसी ऊंचे तबके का नुमाइंदा दिखाई दे रहा था और नदीम को देखकर उसने उठने की कोशिश की थी, लेकिन नदीम के इशारे पर बैठ गया। तुम ठीक वक्त पर आए। नदीम ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए नौजवान को मुखातब किया। तुम्हें बाहर कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जवाब में नौजवान ने नफी में गर्दन को जुम्बश दी। मैं अब तुम्हें एक बहुत ही अहम और खतरनाक जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। इस बार नौजवान ने बड़े जज्बाती अंदाज में अपनी छाती पर हाथ मारा, जिसका मतलब यही था कि वो हर खतरनाक मुहिम को सर अंजाम देने की खातर आमादा है। और मैंने यही अंदाजा लगाया कि शायद वो कुव्वते गोयाई से महरूम है जो इशारों की ज़बान में बात करता है। तुम कुछ देर आराम कर लो, कल सुबह मास्टर की से मिल लेना। वो तुम्हें इस मिशन के बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह कर देगा जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। नौजवान अस्बात में सर हिलाता हुआ उठा और नदीम से हाथ मिलाकर कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते उसने मुझे कुछ अजीब गहरी नजरों से देखा था। कौन था ये शख्स? मैंने उसके जाने के बाद नदीम से पूछा। मेरा ख्याल है कि तुम इसे पहले से जानते हो। और मैं चौंका। मैंने आज उसे पहली बार देखा है, फिर हो सकता है कि मैं गलती पर हूं। नदीम ने मुस्कुराते हुए बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। तुम उस वक्त मुझे कसीनो क्यों लाए थे? ये बताने के लिए कि आइंदा मेरा प्रोग्राम क्या है। नदीम ने संजीदगी इख्तियार कर ली। अगर रहीम बंगश वाला तजर्बा कामयाब हो गया तो तुम्हारे पांडे जी के लिए हालात ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। बशीरा माची और बोशन के दूसरे उजरती कातिल पहली फुर्सत में पांडे को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश जरूर करेंगे और मेरे ज़हन में यही नुक्ता उभर रहा होगा। ऐसी सूरत में मुनासिब होगा कि पांडे अपनी सुंदर धर्मपत्नी को साथ लेकर खामोशी से किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए। नदीम ने अल्फे अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा, इतनी राजदारी से घर के किसी मुलाजिम को भी उसकी भंग ना मिले, और ये किस तरह मुमकिन है? मैंने कहा, उन दोनों के चले जाने के बाद क्या घरेलू मुलाजिमों को उसकी खबर ना होगी कि कोठी खाली हो गई है? और कोठी खाली नहीं होगी। नदीम ने सनसी खेद लहजे में जवाब दिया। सिर्फ असल को नकल से इस तरह तब्दील कर दिया जाएगा कि किसी को शुबा ना हो। उसके लिए तुम्हें पांडे को एतमाद में लेना होगा, लेकिन उसे ये बावर करा देना कि अगर उसने कोई हमाकत की तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आई सी, मैंने हैरत का इजहार किया। ये तरीका यकीनन हमारी कामयाबी की जमानत बन सकता है, लेकिन क्या राजन और बोशन के आदमी पांडे की कोठी की निगरानी ना कर रहे होंगे? यकीनन वो भी पूरी तरह मोहतात होंगे। नदीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन तुम ये क्यों भूल रहे हो
कि पांडे अभी तक पूरी तरह सेहतयाब नहीं हुआ। डॉक्टर और अस्पताल की गाड़ी उसकी कोठी पर अक्सर आती जाती रहती है और हमें किसी अस्पताल की वैन ही इस्तेमाल करना पड़ेगी। फजलू की मौत के बाद वो और ज्यादा मोहतात हो गए होंगे। मैंने एक मकानी खदशे का आधार किया। हो सकता है कि अब वहां पर आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी कर रहे हों। ऐसे ही मौकों पर सियासी चाल बेहद कारगर साबित होती है। क्या मतलब, एक तरफ खुद कोई हंगामा करके लोगों की तवज्जो उस तरफ मबजूल करा दो और दूसरी तरफ खामोशी से अपना काम कर जाओ। ये तरीका हमारी अमली सियासत में बारहा कारआमद साबित हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि पांडे से तुम्हारी बात मान लेगा? नदीम ने आखिरी जुमले पर जोर देते हुए कहा। हालात के पेश नजर इस बात का कोई इम्कान नहीं कि वह मेरे मशवरे पर अमल करने से इनकार कर दे, लेकिन क्या जरूरी है कि हम लॉन्ग रूट इख्तियार करें? फिल्मी कहानी की तरह उस मामले को तूल देने के बजाय शॉर्टकट भी इख्तियार किया जा सकता है। क्या तुम बराह रास्त बोशन से टकराना चाहते हो? नदीम ने संजीदगी से पूछा। बज़ाहिर इसमें कोई हर्ज भी नहीं, मैंने कहा। टकराव तो बहरहाल होना है, और फिर कोई लंबा रास्ता क्यों इख्तियार करें? तुम बोशन की ताकत का अंदाजा पहले भी लगा चुके हो। मैं इस हकीकत से इनकार नहीं करूंगा कि उसके हाथ बहुत दूर तक फैले हुए हैं, लेकिन कभी कभी एक हकीर चूंटी भी हाथी की मौत का सबब बन जाती है। दूसरे रोज मैं दफ्तर से उठकर पांडे की तरफ जाने के लिए निकला और मेरे ज़हन में नदीम की स्कीम गूंज रही थी। रहीम मंगश को छोड़ा जा चुका था और बशीरा माछी से पहली मुलाकात के बाद मैंने भी यही अंदाजा लगाया कि वह ऊपर से जितना खतरनाक था, अंदर से उससे भी ज्यादा हैवान नुमा दरिंदा था। रहीम मंगश की कहानी पर यकीन आ जाने की सूरत में वो सबसे पहले राजन की मौत को भी पांडे की जात से मंसूब करेगा और फिर वो पहली फुर्सत में पांडे का नाम सफ़े हस्ती से मिटा देने की खातिर अपनी कुव्वत इस्तेमाल करेगा। ऐसी सूरत में बेहतर यही था कि पांडे और निर्मल को हटाकर उनकी जगह उनके डुप्लीकेट्स को दे दी जाए, और मुझे कभी उम्मीद थी कि पांडे मुझसे कोठी खाली कर देने और चोरों की तरह छुप कर जिंदगी गुजारने का सबब जरूर पूछेगा। मैं अपने ख्यालात में मुस्तगरक था और पांडे को अपनी बात मनवाने की खातिर मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर कर रहा था कि यकलख्त मेरी नजर सामने पड़ी और मैं एक लम्हे को गड़बड़ा गया। गाड़ी पांडे की रिहायशगाह की सिमत की जाने की बजाय शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर फराटे भर रही थी और मेरे रीढ़ की हड्डी में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। ड्राइविंग सीट पर बज़ाहिर करीम मौजूद था, लेकिन यह भी मुमकिन था कि करीम के मेकअप में किसी और ने उसकी जगह संभाल ली हो, और फौरी तौर पर मेरे हाथ कोट के अंदर रेंग गया और मेरा ऑटोमेटिक बदस्तूर बगली होलिस्टर में मौजूद था। और मुझे ताज्जुब हुआ, अगर करीम की जगह किसी और ने ले ली थी तो फिर ऑटोमेटिक की मौजूदगी क्या मायने रखती थी? दो ही सूरतें मुमकिन थी, या तो दुश्मन ने कबल अज वक्त मुझे चौकन्ना करने की जरूरत महसूस की थी, या फिर उनके दूसरे अफराद किसी और को गाड़ी में मेरा ताक़ुब कर रहे होंगे। मैंने आहिस्ता से निगाहों का जाविया चेंज करके देखा तो मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। स्याह रंग की एक फोर्ड महदूद फासले से मेरे ताक़ुब में थी और हमारी दो गाड़ियों के अलावा दूर दूर तक किसी बड़ी गाड़ी का वजूद नजर नहीं आ रहा था, और मुझे एक सानी को हंसी आ गई। नदीम ने पांडे और निर्मल के साथ सिलसिले में दुश्मनों के खिलाफ जो स्कीम मुरतब की थी, और वही अब मेरे साथ पेश आ रही थी। मैं किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार था। चूहे की तरह दुश्मनों के जाल में फंस कर बेबसी की मौत मुझे मंजूर नहीं थी। मैं अगर चाहता तो ऑटोमेटिक होल्स्टर से निकाल कर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए डुप्लीकेट की खोपड़ी भी उड़ा सकता था। उसके बाद गाड़ी कंट्रोल करना भी मेरे लिए ज्यादा दुश्वार ना होता। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान मैंने इस किस्म के खतरा से दो चार होने और खुद को महफूज रखने के बहुत सारे गुण सीख लिए थे। स्याह रंग की फोर्ड से मेरी गाड़ी का फासला बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि मेरी अपनी गाड़ी की रफ्तार बताने वाली सुई बतदरीज बढ़ती जा रही थी, और मैंने बौखलाने की जरूरत नहीं महसूस की। जब तक ऑटोमेटिक मेरे पास मौजूद था, मैं अपनी हिफाजत कर सकता था। करीम, मैंने अचानक चौंकने की अदाकारी करते हुए पूछा, जी हम किस तरफ जा रहे हैं? फिलहाल हमें शहर से बाहर जाने वाली रोड पर हैं, उसने संजीदगी से जवाब दिया। लहजा 100% करीम जैसा ही था। लेकिन मैंने तुम्हें पांडे की तरफ जाने का हुक्म दिया था, करीम ने मेरा जुमला पूरा करते हुए कहा। लेकिन हालात के पेश नजर मैंने ये रास्ता इख्तियार कर लिया। क्या मतलब? शहर के अंदर ही मुझे शुबा हो गया कि स्याह रंग की फोर्ड हमारे ताक़ुब में है। उसी ख्याल की तस्दीक की खातिर मैंने अपना रास्ता तब्दील कर दिया।
तुम शहर के अंदर भी मुझे उस शक से आगाह कर सकते थे। मैंने जल्ला कर कहा। आप किसी सोच में डूबे हुए थे और मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। करीम ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया। उसकी नजरें बार बार बैक व्यू मिरर के तरफ उठ रही थीं, लेकिन उस वीराने में अगर तुमने किसी अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया। मैंने करीम के बदस्तूर मुश्तबा निगाहों से घूरते हुए कहा, शहर के अंदर फोर्ड को डाल देने के ज्यादा बेहतर मौके मिल सकते थे। मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी साहब, लेकिन ताक़ुब करने वाले जैसे जों की तरह चिमट कर रह गए। अब क्या होगा? अगर इजाजत दें तो अगले मोड़ पर दरवाजा खोलकर नशीब की सिमत छलांग लगा दूं। करीम ने संजीदगी से जवाब दिया। तेज रफ्तारी की वजह से स्याह फोर्ड वाले मुझे नहीं देख सकेंगे। इस तरह कम अज कम हम दोनों में से एक की जान बच जाएगी। कौन हो तुम? मैंने बरक रफ्तारी से अपना ऑटोमेटिक निकाल कर उसकी नाल ड्राइविंग करने वाले की गर्दन पर जमा दी। आपका खादम हूँ साहब, अब्दुल करीम। शिकन लोग मुझे सिर्फ करीम के नाम से जानते हैं और मेरे दुश्मन तुम्हें कितने में खरीदा है? मैंने इस बार सफाक लहजे में कहा। सीधी तरह जवाब दो वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मेरा मशवरा है कि आप जितनी जल्दी मुमकिन हो अगली सीट पर आ जाएं। उसने मेरी धमकी को नजरअंदाज करते हुए कहा। अगला मोड़ आने में बेमुश्किल 10 मिनट रह गए हैं। अगर ये सुनहरी मौका भी हाथ से निकल गया तो फिर हालात खतरनाक सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर बड़ी एहतियात और फुर्ती के साथ अगली नशस्त पर चला गया। ऑटोमेटिक पर मेरी गिरफ्त बदस्तूर मजबूत थी, लेकिन ड्राइविंग करने वाला उसकी तरफ से बेपरवाह नजर आया। आप एहतियात से काम लीजिएगा साहब, उसने यक लख्त गाड़ी की रफ्तार तेज करते हुए कहा। मैं मोड़ काटते ही छलांग लगा दूंगा। उसके बाद आपको कंट्रोल संभालना होगा और मेरे पास वक्त बहुत कम था। अगर वो करीम नहीं था तो फिर मुझे गाड़ी में तन्हा छोड़ने की हमाकत क्यों कर रहा था? क्या उस अय्यार दुश्मन ने गाड़ी के अंदर कोई प्लास्टिक बम फिट कर रखा था जिसके ब्लास्ट होने का वक्त करीब आ रहा था? और मेरे ज़हन में मुतअद्दिद सवालात गुड़मुड़ हो रहे थे। फिर इससे बेशतर कि मैं किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचता। अगला मोड़ करीब आ गया। करीम या उसका डुप्लीकेट दरवाजा खोल चुका था और मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। और फिर मोड़ काटते ही वो किसी छल्लावे की तरह नशीब की जानब कूद गया और मैंने स्टीयरिंग संभालने में बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया। एक एक लम्हा मेरे लिए बड़ा असाब शिकन साबित हो रहा था। मैं मोड़ से गुजर कर सीधी सड़क पर कुछ ही दूर गया था कि स्याह रंग की फोर्ड भी नजर आने लगी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन ही था। एक खौफनाक धमाके की आवाज मेरे कानों में गूंजी और उसके साथ ही स्याह रंग की फोर्ड के टुकड़े टुकड़े फिजा में दूर दूर तक बिखर गए। मैंने गैर इख्तियारी तौर पर ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी रोक दी। मेरे तनफ्फुस की रफ्तार बेतरतीब हो रही थी और फिर अचानक मुझे करीम नजर आया जो पूरी रफ्तार से मेरी जानब दौड़ता हुआ आ रहा था, और वो भी शायद एक अज़तराबी कैफियत ही थी जिसके तहत मैंने ड्राइविंग सीट खाली कर दी, लेकिन ऑटोमेटिक बदस्तूर मेरे हाथ में दबा हुआ था। 10 मिनट बाद हम दोबारा शहर की तरफ जा रहे थे। फोर्ड के बिखरे हुए टुकड़ों के करीब ही मुझे एक उधड़ी हुई 2 लाशें भी नजर आई थी और करीम ने बड़ी महारत से गाड़ी की रफ्तार कम करके उसे दाहिनी जानब कच्चे में उतारा और फिर दोबारा सड़क पर आकर फराटे भरने लगा। मैं करीम ही हूँ साहब, उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। आपका खादम। अगर आपने मुझे मुलाजमत ना दी होती तो शायद इस वक्त मैं किसी फुटपाथ पर बैठा अल्लाह के नाम पर कुछ देता जा बाबा की सदा लगा रहा होता। फोर्ड में कुल कितने अफराद थे? मैंने खुद पर काबू पाते हुए सवाल किया। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि उनकी तादाद का शुमार लगा सकता। मुझे पहले ही शुबा था कि नदीम ने कुछ सोच कर ही तुम्हारी सिफारिश की होगी। मैंने करीम को घूरते हुए कहा। सिफारिश के बगैर आजकल मुलाजमत मिलती भी कहाँ है? उसने सादगी से जवाब दिया। गाड़ी बरक रफ्तारी से अपना सफर तय कर रही थी और मेरा ख्याल है कि मैं पहले भी तुम्हें कहीं देख चुका हूँ। शायद नदीम के कसीनो में जरूर देखा होगा, इसलिए कि मुझे ये मुलाजमत हासिल करने की खातिर नहीं। मैंने उसका जुमला काटते हुए कहा। तुम वो नहीं हो जो नजर आते हो। मैंने तेजी से उसका जुमले को काटते हुए कहा। कमांडो एक्शन किसी गैर तरबियत याफ्ता इंसान के बस की बात नहीं होती। करीम ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे मजीद कुरीदना मुनासिब भी नहीं समझा। शायद वो मुझे अपनी असलियत बताने से गुरेज कर रहा था और मैंने भी उसे मजबूर नहीं किया। खामोश रहने के बाद पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि वो कौन लोग थे?
यकीन से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात बहरहाल तय है कि अगर हमने उन्हें तबाह ना किया होता तो वो भी हमें बर्बाद करने में कोई कसर ना छोड़ते। आई एम प्राउड ऑफ यू, मैंने उसकी तारीफ की। थैंक यू वेरी मच सर। उसके जवाब देने का अंदाज भी इस बात की गमादी कर रहा था कि वो खासा पढ़ा लिखा था। हमारे दरमियान काफी देर तक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। गाड़ी अब शहरी हदूद में दाखिल होकर पांडे की कोठी की तरफ जा रही थी। मैं नदीम के बारे में सोच रहा था, जिसने अपने किसी खास और तरबियत याफ्ता आदमी को मेरे साथ लगा दिया था। अगर इस वक्त वो साथ ना होता तो सिचुएशन कुछ और भी हो सकती थी। अचानक मैंने चौंक कर फिर संदली अंगूठी की जानब देखा, जिसका रंग बदस्तूर गहरा सुर्ख नजर आया। शायद रंग की तब्दीली मेरे लिए गर्दिशों का पेश खैमा थी। मैंने पांडे की कोठी पर पहुंचकर उससे मुलाकात की तो वह खिलाफे तवक्का कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आया। निर्मल उसके करीब बैठी आहिस्ता आहिस्ता उसके सर को अपनी नादक उंगलियों से सहला रही थी। खैरियत, मैंने पूछा। क्या तबीयत फिर खराब हो रही है? क्या बताऊं, पांडे ने होंठ चबाते हुए कहा। समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। कोई खास बात? हाँ, कुछ तवक्कुफ के बाद वो बोला। आज सुबह ही सुबह उस दोगले राक्षस का फोन आया था, भूषण जोसेफ का। मैं संजीदा हो गया। क्या बकवास कर रहा था? वो समझ रहा है कि मेरे आदमी उसके शिकारी कुत्तों के पीछे पड़ गए हैं। मैं समझा नहीं। पहले राजन सिंह को किसी ने उसी के अपार्टमेंट में उसके कुछ और साथियों समेत नरक में झोंक दिया। अब फजलू नाम के किसी आदमी की लाश कूड़ेदान में पड़ी पाई गई है और वो समझ रहा है कि उन वारदातों के पीछे मेरा हाथ है। आप ही बताइए, अब मैं उस हरामजादे को क्या जवाब दूं? उसने हमसे कहा है कि मरने वाले लोगों के कुंबे के लिए 50 लाख की रकम एक हफ्ते के अंदर अंदर उसके हवाले कर दी जाए, वरना वह हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। निर्मल ने मेरी जनब रहम तलब नजरों से देखते हुए कहा, क्या ये अन्याय जुल्म नहीं है कि करे कोई और भरे कोई? 50 लाख कोई इतनी मामूली रकम नहीं होती कि इंसान बख्शा समझकर किसी की झोली में डाल दे। और मेरा ख्याल है कि अब आपको पुलिस में FIR दर्ज करा देनी चाहिए ताकि मामला रिकॉर्ड पर आ जाए। पुलिस? पांडे ने हकारत से कहा। FIR कटवाने के बाद वो भी हमारा जीना दूभर कर देंगे, इसलिए कि वो भी भूषण के मुकाबले में मेरी नहीं सुनेंगे। फिर आपने क्या सोचा है? मैंने दरियाफ्त किया। एक ही तरीका बाकी रह गया है, वो बेबसी से बोला। मैं अपना कारोबार आपके नाम करने के बाद इसी मुल्क से ही अपना मुंह काला कर लूं और कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां मेरे बारे में किसी को कोई जानकारी ना हो। बाद में आप कारोबार को फरोख्त करके रकम हमें भिजवा दीजिएगा। निर्मल ने कहा। उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अगर मेरे मन में लालच आ जाए, मेरा मतलब है कि मैं आपके कारोबार को हड़प कर जाऊं तो ऐसा ना कहें शहबाज साहब। पांडे ने बड़े खलूस से जवाब दिया। हमें आप पर पूरा विश्वास है। आपकी सहायता हासिल ना होती तो शायद वो अब तक हम दोनों का क्रियाक्रम कर चुका होता। मैं किस जुबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास है तो आपको मेरा एक मशवरा कबूल करना होगा। मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा। आप हुक्म दें। पांडे से पहले निर्मल ने कहा। आप दोनों इसी मकान को इतनी खामोशी से खाली कर दें कि किसी को इसकी भिनक भी ना मिले। ये कैसे हो सकता है? पांडे ने कहा। घर के मुलाजमों को तो बहरहाल इसकी खबर हो जाएगी। हमने कोठी खाली कर दी है। कोठी खाली नहीं होगी, मैंने मैनी खेत अंदाज में जवाब दिया। आप दोनों यहाँ ना होने के बाद भी मौजूद रहेंगे। मैं समझा नहीं, पांडे ने हैरत से कहा। फिर जब मैंने नदीम के मशवरे के मुजब पांडे और निर्मल को स्कीम से आगाह किया तो पांडे की निगाहों में उम्मीद की किरण जगमगाने लगी और निर्मल भी मुझे तशक्कराना नजरों से देख रही थी। हम आपका ये अपकार कभी नहीं भूलेंगे, वो दबी जुबान में बोली। एक अपकार आपको भी करना होगा, मैंने मुस्कुराकर कहा। इस स्कीम का इल्म किसी और को ना हो, वरना सारा खेल चौपट हो जाएगा। आप जिस तरह कहेंगे उसी तरह होगा, पांडे ने मुझे यकीन दिलाया। और फिर मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुका। पांडे के घर से उठकर मैं सीधा नदीम के कसीनो गया और फिर उसे पांडे से होने वाली गुफ्तगू की तफसील सुनाने लगा। गुड, नदीम मुझे तारीफी नजरों से देखते हुए कहा। तुमने पांडे को राजी करके मेरी बहुत सारी मुश्किलात आसान कर दी। मसलन ये कि अब पांडे की कोठी भी हमारे लिए एक महफूज किले का काम सर अंजाम देगी और फिर उसी वक्त
एक खूबसूरत खातून कमरे में दाखिल हुई और मैं उन पर एक उचटती हुई निगाह डालता हुआ नदीम को विश करने के बाद बाहर आ गया। और मैंने नदीम से उस स्याह फोर्ड के बारे में भी कुछ दरियाफ्त नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन था कि करीम के जरिए हालात से बाखबर जरूर हो चुका होगा। सराज की आमद मेरे लिए गैर मतवक्का नहीं थी। वो छुट्टी लेने के बावजूद बोशन के पीछे लगा होगा और ड्यूटी पर होने की सूरत में शायद वो खुलकर हाथ पांव नहीं चला सकता था। इसीलिए वो 2 माह की रुखसत हासिल करके मंजर आम से हट गया और दूर रहकर वो बोशन के खिलाफ ज्यादा ठोस सबूत हासिल कर सकता था। बहरहाल मैंने हस्बे मामूल उसका इस्तकबाल बड़े इत्तेफाक से किया। आप मेरे आने से डिस्टर्ब तो नहीं हुए? उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, और मैं महसूस कर रहा था कि वो इस वक्त वो अंदरूनी तौर पर कुछ ज्यादा उलझा हुआ था। आपके आने से मुझे खुशी होती है, मैंने मुस्कुराकर कहा। ये फरमाइए कि इस वक्त आप क्या पीना पसंद करेंगे? एक गिलास ठंडा पानी। मैंने घंटी बजाकर चपड़ासी को पानी लाने का आर्डर दिया और इस दौरान हमारे दरमियान रस्मी गुफ्तगू होती रही और फिर चपड़ासी पानी का गिलास रखकर वापस चला गया तो सराज ने संजीदगी से कहा, एक बार दरियाफत करने की खातिर हाजिर हुआ हूँ। उसकी दूरबीन निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। यकीनन कोई अहम बात होगी। जी हाँ, वो पहलू बदल कर रखा। क्या मैं उम्मीद रखूं कि आप मुझसे ताउन करेंगे? बात क्या है? मैंने सराज के चेहरे के तासरात को पढ़ने की कोशिश की। एक बात, आपने मुझे दावत दी थी कि मैं आपके साथ मिलकर बोशन के खिलाफ कोई मौसर इकदाम करूं। मुझे याद है, मैंने संभल कर जवाब दिया। दरअसल बोशन के मुकाबले में आपको जो सुबकी उठानी पड़ी है वो एक पुलिस अफीसर की शान के खिलाफ थी और इस वर्दी की बेहुरमती थी जिसे पहनकर हम कानून की बालादस्ती कायम करने की कोशिश करते हैं और जान हथेली पर रखकर जुराइम के खात्मे की खातिर मौत से खेलते हैं। लेकिन अगर किसी की फर्ज शनासी को वो इनाम मिले जो आपको मिला है तो फिर फर्ज शनासी का जज्बा सर्द पड़ जाता है। आपके साथ जो कुछ हुआ वो बोशन की वजह से हुआ, जो एक बिजनेसमैन होने के बावजूद अपने वसीत ताल्लुकात की वजह से सियासी मैदान में अच्छा खासा असर सोख रखता है। और ऐसे हालात में मेरा ख्याल था कि अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। कि आप जाती तौर पर बोशन के खिलाफ नहीं हैं? सराज ने भरपूर अंदाज में मुझे कुरीदने की कोशिश की। ये मेरा कतई जाती और निजी मामला है, मैंने मोहतात अंदाज में जवाब दिया और फिर बात बनाते हुए बोला, हमारे शोबे में बिजनेस वैल्यू इसी तरह एक अहम रोल प्ले करती है। जिस तरह सियासत के मैदान में हम एक फरीक दूसरे फरीक की किरदार कशी करके मासूम और भोले भाले लोगों के दिलों पर अपनी बड़ाई का सिक्का जमाने की कोशिश करते हैं। मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता, लेकिन बोशन का मामला कुछ दूसरी नौइयत का है। मैं समझा नहीं। मैंने सराज को वजाहत तलब नजरों से घूरा। मैं आपके वालिद के मदाहों में से हूं और उनके बहुत सारे एहसानात भी हैं मुझ पर, इसलिए कि यह मुनासिब ना होगा कि हम खुलकर एक दूसरे से बात करें दोस्तों की तरह। मैं अब भी आपकी बात का मफहूम नहीं समझ सका। मैं राजन के सिलसिले में कुछ बातें दरियाफ्त करना चाहता हूं और मेरा ख्याल है कि उसकी अच्छी खासी तफसील आपको पुलिस रिकॉर्ड से भी मिल सकती है, इसलिए कि वो कोई अच्छी शोहरत नहीं रखता था। आप क्या जानते हैं राजन के बारे में? सिर्फ इतना कि वो एक बदनाम शख्स है जिसका पूरा माजी गुनाह आलूद माहौल और जुराइम पेशा अफराद के साथ गुजरा था। और आपको राजन के सिलसिले में ये तमाम मालूमात कहां से हासिल हुई? सराज का लहला मैनी खेज हो गया। क्या राजन के माजी के बारे में छानबीन करना भी आपके बिजनेस से कोई ताल्लुक रखता है? छानबीन करना कानूनी इस्तिलाह में इस अमल को कहा जाता है जो बतौर खास किसी फर्द, अफराद या तंजीम के खिलाफ बाकायदा ज़ाब्ते की कार्रवाई के तौर पर अमल में आता है। और मैंने खुद को संभालते हुए संजीदगी से कहा, जबकि किसी जुराइम पेशा फर्द के बारे में मीडिया के जरिए आम अफराद को भी मालूमात हासिल होती रहती हैं। दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन आपको इस बात का इल्म किस तरह हुआ कि राजन अब इस दुनिया में नहीं है? सराज ने काटदार लहजे में पूछा। और मुझे यकीन है कि राजन की मौत या उसके पेश आने वाले हादसे की इत्तला अभी तक मीडिया के जरिए आम नहीं हुई। सराज की गिरफ्त खासी मजबूत और भरपूर थी और मैं रवानी में जो कुछ कह गया था और वो मेरे खिलाफ बतौर सबूत भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन मैं इतना अनाड़ी भी नहीं था कि अपनी हार तस्लीम कर लेता। चुनाचा मैंने मुस्कुराकर बात बनाते हुए कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं मिस्टर सराज कि बोशन मेरे खिलाफ दुश्मनी पर आमादा है
और वो अपने हर नुकसान को मेरे खाते में डालने की कोशिश करता है। और राजन की मौत की इतला भी मुझे उसी ने दी थी। शायद वो भी बोशन के उजड़ती बदमाशों में से एक था। राजन की मौत की जिम्मेदारी भी बोशन ने मेरे ही ऊपर आयद की है। क्या बोशन ने फोन करके आपको राजन के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया था? जाहिर है मैं मुस्कुराया, वरना मैं भी उसी मकाम तक नहीं पहुंचा जहां अल्हाम की कैफियत पैदा होने लगती है। कि आपके इल्म में है कि राजन पहले मछलियों की बस्ती में रहा करता था और फिर कस्टम के एक नाकाम रेड के बाद वो पोश इलाके के एक अपार्टमेंट में मुंतकिल हो गया था। जी नहीं, बोशन ने मुझे इस कत्ल का जिम्मेदार ठहराने की खातिर फोन पर बकवास की थी। राजन कहाँ रहता था, मुझे उसके बारे में किसी तफसील से आगाह नहीं किया गया। इसके बावजूद आपको इल्म था कि राजन शहर के पोश इलाके के अपार्टमेंट में मुकीम था। सिराज ने ठोस लहजे में कहा, आप ये बात इस कदर यकीन से किस तरह कह सकते हैं? मैंने कदरे नाखुशगवार मूड में पूछा। इसलिए मिस्टर शहबाज के जिस रात राजन और उसके साथियों को कत्ल किया गया, उस रात 12 बजे के करीब आप भी उसी इमारत में दाखिल होते देखे गए थे जिसमें राजन का अपार्टमेंट वाक़या है। कोई सबूत है आपके पास इस बात का? मैंने खुद को संभालते हुए पूछा। प्लीज मिस्टर शहबाज, सिराज ने इस बार नरम और सुलझे हुए अंदाज में जवाब दिया। मैं चौंका छुट्टी पर हूँ, इसलिए राजन और उसके साथियों की कत्ल की वारदात से मेरा बज़ाहिर कोई तलक नहीं बनता। लेकिन जब पुलिस सब इंस्पेक्टर ने आपको इस इमारत में जाते देखा और वो मेरे एतमाद का है, उसे और आपके तलकात का इल्म है, इसलिए मैंने नहीं समझा कि उसने गलत बयानी से काम लिया होगा। अमकानी पहलुओं और ठोस शवाहद में बड़ा वाज़ेह फर्क होता है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, महज एक सब इंस्पेक्टर की गवाही मेरे लिए फांसी का फंदा नहीं बन सकती, और ऐसी सूरत में जबकि उसने मुझे जाए वकूआ पर ना तो रोकने की कोशिश की और ना ही हिरासत में लिया। इसके अलावा इस इमारत में जिसका जिक्र आपके काबिल एतमाद सब इंस्पेक्टर ने किया है, उसमें राजन के अपार्टमेंट के अलावा कुछ और अपार्टमेंट भी मौजूद होंगे। आप शायद जज्बाती हो रहे हैं। जाहिर है, मैंने ज़हर खन से जवाब दिया। 302 की फर्द जुर्म का इकरार तो वो लोग भी नहीं करते जो हकीकतन उसके मुर्तकिब होते हैं। आपका क्या ख्याल है? राजन के अलावा फजलू नामी एक खतरनाक मुजरिम की लाश भी पुलिस को कूड़ेदान के ढेर से मिली है। शायद उसकी मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हो सकता हूँ। फजलू के सिलसिले में एक बात मैं बड़े वसूख के साथ कर सकता हूँ कि वो बोशन के लिए काम कर रहा था। सिराज ने मेरे जुमले को नजरअंदाज करते हुए कहा, और मेरी इत्तला के मुताबिक बशीरा माची नामी शख्स भी सिराज के लिए बोशन के लिए नाजायज तजारत का काम अंजाम दे रहा था। बिल्कुल 100%। सिराज कुर्सी पर पहलू बदलते हुए बोला। लेकिन 1 मिनट, सिराज ने अचानक चौंकते हुए पूछा, आपको बशीरा माची के बारे में ये मालूमात कहाँ से हासिल हुई? आप शायद भूल रहे हैं, बोशन जोसेफ आपकी तरह मेरा दुश्मन भी है, और ऐसी सूरत में जाहिर है कि आपकी तरह मैंने भी अपने कुछ आदमी उसके पीछे लगा रखे होंगे, और मुझे राजन के कत्ल से कोई हमदर्दी नहीं। सिराज ने एक लम्हे की खामोशी के बाद बड़ी संजीदगी से कहा, अगर कानून का एहतराम लाजम ना होता तो मैं पुलिस की फर्जी मुकाबलों की आड़ लेकर ऐसे तमाम जुराम पेशा अफराद को खत्म करा देता जो हमारे मुआशरे के अंदर नासूर बनकर फैलते जा रहे हैं। फजलू की मौत पर भी मुझे खुशी हुई है, लेकिन कानून के एहतराम को पेश नजर रखते हुए आप अगर ड्यूटी पर होते तो उसके कातलों को भी फांसी के फंदे तक ले जाने की खातिर जमीनों आसमान के कलाबे मिलाने की कोशिश जरूर करते। हमारा काम सिर्फ मुजरिमों को रोशनी में लाना है, उन्हें गिरफ्तार करके उन पे फर्द जुर्म लगानी है। फैसला तो बहरहाल अदालत करती है। बहरहाल, मैंने उकताए हुए अंदाज में कहा, आप मेरे लिए क्या हुक्म है आपका? मैं आपका दुश्मन नहीं दोस्त मिस्टर शहबाज, इसलिए आपको मोहतात रहकर कोई कदम उठाने का मशवरा दूंगा। सिराज ने उठते हुए कहा, इस वक्त यहाँ आने का मकसद सिर्फ आपको यही पुरखरोश मशवरा देना था। बोशन के सिलसिले में अब तक आपने क्या सबूत इकट्ठे किए हैं? मैंने नरम आवाज में पूछा। इसका जवाब मैं वक्त आने पर ही दे सकूंगा। एज यू विश, मैंने शाने उचकाकर बेपरवाही का मुजाहरा किया, और सिराज ने जवाब देने की बजाय आगे बढ़कर बड़ी गर्म जोशी के साथ मुझसे मुसाफा किया। क्या फिर मोहब्बत और अपनायत के जज्बे का खामोश मुजाहरा करने की खातिर मेरे शाने को आहिस्ता से थपथपाया और उसके बाद बेहद संजीदगी से बोला, अगर आपको किसी वक्त मेरी जरूरत पेश आए तो तकल्लुफ से काम ना लीजिएगा। थैंक्स, मैंने मुख्तसर कहा। सिराज के जाने के बाद मैं कुछ देर तक
اس کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ اس نے اپنے کسی ماتحت کے حوالے سے راجن کے سلسلے میں میری پوزیشن کو بے نقاب کرنے میں کسی غلطی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ شاید میں نے بھی راجن کے اپارٹمنٹ میں اپنی اصلی صورت میں جانے کی حماقت ہی کی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ سراج اس سلسلے میں اپنی زبان بند ہی رکھے گا۔ وہ ایک محنتی، فرض شناس اور دیانتدار افسر تھا۔ میں ابھی ذہنی جمناسٹک میں مصروف تھا کہ فون کی گھنٹی بجی اور میں نے ہاتھ بڑھا کر رسول اٹھا لیا۔ آپریٹر نے اطلاع دی کہ میرے لیے کوئی غیر ملکی کال ہے، اور کچھ دیر بعد دوسری جانب سے لیڈی مکرانس کی مانوس آواز ابھری۔ میرے عزیز، تمہارے قدم اب بہکنے لگے ہیں۔ کوئی خاص ریفرنس؟ ہاں، تم نے راجن سنگھ کے اپارٹمنٹ میں اپنی اصلی صورت میں جانے کی حماقت کی تھی، لیڈی مکلانس نے کہا۔ سراج کی طرف سے اپنا دل صاف ہی رکھو، وہ بہت ساری باتوں سے واقف ہونے کے باوجود تمہارے خلاف نہیں جائے گا۔ اس بات کے بھی امکان ہیں کہ وہ کسی وقت جذبات کی رو میں بہہ کر بوشن کے خلاف کوئی غیر قانونی اقدام کر گزرے۔ راجن کے سلسلے میں سراج کے کسی آدمی نے اس کی پرواہ مت کرو، لیڈی مکلانس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ تمہارے خلاف اپنی زبان نہیں کھولے گا، یہ میرا ذمہ ہے، لیکن اب تمہیں اپنی کالکا رانی سے محتاط رہنا ہوگا، اس لیے کہ میری ریڈنگ کے مطابق وہ بوشن اور تمہارے سلسلے میں دوگلی پالیسی سے کام لے گی۔ میں بوشن سے براہ راست ٹکرانے کا خواہش مند ہوں۔ اس سلسلے میں آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ میں اور میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم بوشن پر فی الحال کسی قاتلانہ حملہ کرنے سے گریز ہی کرو گے۔ ابھی اس کے ستارے اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شاید کوئی نادیدہ قوت تم سے ناراض ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر سندلی انگوٹھی کی طرف دیکھا جس کا رنگ بدستور سرخ تھا۔ میں یقین سے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن میں تسلیم کرتی ہوں کہ ابھی تک میں اس اسرار قوت کا راز نہیں جان سکی، لیکن میرا علم کہتا ہے کہ تمہاری کسی غلطی نے اس عظیم قوت کو ناراض کر دیا۔ اس لیے بھی فی الحال میں تمہیں کوئی انتہائی قدم اٹھانے کا مشورہ نہیں دوں گی۔ اگر تم نے جذبات سے کام لیا تو نقصان میں رہو گے۔ کیا کالکا میرے مقابلے میں بوشن کا ساتھ دے گی؟ میں نے دریافت کیا۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو کالکا کی کالی قوتیں بھی تمہارے خلاف کارگر ثابت نہیں ہوں گی، لیڈی مکلانس نے بڑے اعتماد میں کہا تھا، اور میں جانتی ہوں کہ میرے بارے میں وہ تم سے کیا لاف گساف کر چکی ہے۔ آپ ابھی کسی پر اسرار قوت کی مجھ سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ تم میرے لیے روز بروز پر اسرار بنتے جا رہے ہو، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ یا تو تم جان بوجھ کر انجان بن رہے ہو یا پھر واقعی معصوم ہو۔ بہرحال میں نے ادھر کئی بار تمہارے دل میں جھانکنے کی کوشش کی تھی، اور پہلے مجھے کوئی کامیابی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہیں دور سے کوئی آواز آ رہی ہو، لیکن میں اس کو واضح طور پر نہیں سن سکی۔ اس کی دن آوازیں صاف طور پر میری قوتیں سماج سے ٹکرا گئیں۔ اس دن میں اس قوت کا راز بھی پالوں گی جو اب تک تمہاری حفاظت کرتی رہی ہے، اور جس نے لیڈی مکلانس کو بھی تمہاری شخصیت میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہی نادیدہ قوت کالکا کو تمہارے اندر دلچسپی لینے پر اکسا رہی ہے۔ کہ آپ اس قوت کی کوئی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ ابھی نہیں، ابھی ان آوازوں میں ویسی ہی گھر گھراہٹ موجود ہے جیسی ٹیلی فون میں پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کے ذریعے گفتگو کرنے والے ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکتے، اور میں یقین سے کوئی آخری نتیجہ اخذ کرنے سے قاصر ہوں، لیکن میرا علم کہتا ہے کہ وہ کوئی تحفہ ہے جو تمہیں کسی نے دیا ہے، لیکن اس کی تاثیر سے واقف نہیں ہو، اور اگر ہو تو دوسروں پر اسے ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ اسی قسم کی باتیں کالکا نے بھی مجھ سے کی تھیں، لیکن میں سمجھ نہیں سکا کہ آخر وہ کیا شے ہے جو غیبی طور پر میری مدد کر رہی ہے۔ میرے بچے، میں نے ہر دور، ہر تہذیب، ہر معاشرے اور ہر مذہب کا بہت گہرا مطالعہ کیا ہے۔ میں انسانیت کی معراج ہوں، اس لیے مجھے یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں کہ اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے ماننے والے بدترین ذہنوں کے مالک ہیں جو اپنے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ لیڈی مکلانس نے اسلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اور میں نے تمہارے پیغمبروں اور بزرگوں کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، اور اس مقدس کتاب کا مطالعہ بھی کیا ہے جو انسان کی زندگی سے لے کر اس کی موت تک اس کا احاطہ کرتی ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں کائنات کے وہ تمام اسرار رموز موجود ہیں جسے سمجھنے کے بعد انسان اپنی زندگی کی معراج حاصل کر سکتا ہے۔ اور میں نے تمہارے عالم بزرگوں کے قصے بھی پڑھے ہیں، اور پیغمبروں کے معجزے اور کرشموں کا احوال سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے۔
اور میرا خیال ہے کہ تمہارے اوپر کسی نیک بزرگ کا سایہ ہے جس نے تمہیں کچھ قوت بدیعت کر رکھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال درست ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم نے اسی بزرگ کی تاکید کے پیش نظر ابھی تک اس راز کو سینے کی گہرائیوں میں دفن کر رکھا ہو جس کی تلاش کالکا کو بھی ہے اور مجھے بھی، اور میرے لیے کوئی پیش گوئی۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہر آڑے وقت میں تمہارے کام آتی رہوں گی۔ ویسے مجھے یہ معلوم ہے کہ تمہارا دوست بھی بے حد ذہین اور مخفی قوتوں کا مالک ہے، وہ تمہارا سچا رفیق ہے۔ کیا بوشن کے علاوہ میں دوسرے جرائم پیشہ افراد پر بھی حاوی ہو سکتا ہوں؟ میں نے کسی فوری خیال کے تحت دریافت کیا۔ گھبراؤ مت، تمہیں تمہاری باتوں کا جواب بہت جلد مل جائے گا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اب تم کالکا سے میرے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرو گے، لیڈی مکلانس نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر سلسلہ منتقل کر دیا۔ اس نے گفتگو کے دوران مجھے اس بات کا یقین بھی دلایا تھا کہ اب اس کے اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کالکا کی قوت سماع سے دور ہی رہے گی۔ حالات نے ایک بار پھر مجھے لیڈی مکلانس اور کالکا کی پور اسرار قوتوں کے درمیان الجھا دیا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو اپنی طاقت اپنے مقابلے میں کم تر ظاہر کر رہی تھی۔ ویسے ایک بات دونوں نے ہی کہی تھی کہ ابھی بوشن کی قسمت کے ستارے اس کے حق میں ہیں، اس لیے میں اس کا قصہ پاک کرنے کی کوشش نہ کروں۔ وہ دو روز تک ندیم نے میری کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکی۔ صرف اتنا ضرور معلوم ہوا کہ پانڈے اور نرمل کو کسی محفوظ جگہ مقام پر پہنچا کر خفیہ طور پر ان کی جگہ ندیم نے اپنے مخصوص کارندوں کو دے دی تھی۔ اس کے علاوہ پانڈے کی رہائش گاہ کی حفاظت کرنے کی خاطر سادہ لباس والوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ تیسرے روز میں دفتر سے اٹھ کر سیدھا کسینو چلا گیا۔ بوشن سے دو ہاتھ کرنے سے پہلے ضروری تھا کہ باقی معاملات کی تفصیل سے آگاہ ہو سکوں۔ جلد بازی میں اٹھایا جانے والا کوئی قدم میرے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا تھا، اور مجھے اس بات پر بھی تعجب تھا کہ ان دونوں میں بظاہر بوشن کی جانب سے بھی کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی۔ یہ بھی ویسے عین ممکن تھا کہ اس نے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کر لی ہو اور اندر ہی اندر کوئی خطرناک پالان مرتب کر رہا ہو۔ Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly